हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू करते हैं ध्रुव की एक और कॉमिक्स, आदमखोरों का स्वर्ग। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे और हम और भी ज़्यादा और अच्छी कॉमिक्सें अपलोड करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आदमखोरों का स्वर्ग। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। सुपर कमांडर ध्रुव, आदमखोरों का स्वर्ग। चित्र कथा चित्रांकन अनूप सिंह, संपादक संदीप चंद्र गुप्ता। सन 1944 का दहकता हुआ साल, द्वितीय विश्व युद्ध जब जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अरब सागर में एक छोटे से द्वीप के घने दुर्गम जंगलों के बीचों बीच बनी एक आधुनिक प्रयोगशाला में एक अनोखा प्रयोग अपनी समाप्ति पर था। सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा। बाएं हाथ की कलाई पर दाएं हाथ ने एक पट्टा बांधा, एक बटन दबा और पूरी प्रयोगशाला में लगी सभी मशीनें सक्रिय हो गई। सूर्य की किरणें एक खास स्थान पर केंद्रित हुई और प्रयोग सफल हो गया। मैं सफल हो गया। अब महामहिम हिटलर को दुनिया का शहंशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने प्रयोग में पिछले 8 सालों से इतना मसरूफ़ रहा हूँ कि मुझे दुनिया की कोई खबर ही नहीं। आज मैं सालों बाद रेडियो पर समाचार सुनने जा रहा हूँ। क्लिक खरपट किर पी पी। समाचार में है कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने आत्महत्या कर ली। जर्मनी नाजी सेना के वरिष्ठ कमांडरों ने भी इस समाचार की पुष्टि की है। ताज़ा किरबणाम। हिटलर महामहिम ने आत्महत्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बेयान उजाड़ द्वीप पर मेरी सालों की मेहनत खाक में मिल गई। अब मेरा यह आविष्कार किस काम का? महामहिम हिटलर ने मुझ जैसे नाची जर्मनी वैज्ञानिकों पर भरोसा किया और मैंने सफलता पाने में देर कर दी। बहुत देर। अब मेरी ज़िंदगी का कोई काम नहीं। अब मैं भी वही करूँगा, वही राह चुनूँगा जो महामहिम हिटलर ने चुनी है। खचाक। चाकू का लंबा, नुकीला और घातक फल पेट में दूर तक घुसता चला गया और बाकी बची एक लाश, एक अनाम जर्मनी वैज्ञानिक जिसके आविष्कार में दुनिया को हिला सकने की ताकत थी। समय बीतता गया। वह द्वीप अब लक्षद्वीप बन गया, भारत का एक अभिन्न अंग, और वो प्रयोगशाला घने और बीहड़ जंगलों का एक अभिन्न अंग बन गई। पेड़ और लताओं से ढकी दुनिया की नज़रों से ओझल और उसके साथ ही दफन हो गया उस अनाम वैज्ञानिक का आश्चर्यजनक रहस्य, परंतु हमेशा के लिए नहीं। समय रात के 11:15 बजे। स्थान रीगल सिनेमा। फिल्म किंग कॉन्ग का आखिरी शो अभी अभी ख़त्म हुआ। हाउसफुल शो की भीड़ धीरे धीरे धुंध में गायब होनी शुरू हो गई। सच मदन, मुझे फिल्म देखकर एक दहशत सी हो गई है। पागल हो तुम। ऐसी असलियत में कभी हो ही नहीं सकता। 60 फुट का गोरिल्ला। खैर, धुंध भी धीरे धीरे, और तुम्हें डर भी लग रहा है। चलो, मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ आता हूँ। अरे, आधे घंटे के पैदल ही तो रास्ता है। और आधे घंटे के बाद जब मदन शीला को हॉस्टल छोड़ आया, बाय मदन, बाय शीला, तो लगभग 1 बज रहा था। धुआं और गहरा गई। हा। अगर इस वक्त मुझे किंग कॉन्ग जैसा कोई अजीब प्राणी मिल जाए तो? तभी गहरी धुंध को भेदती एक आवाज़ ने कानों से टकराई। मुझसे काम चलेगा? गिर्र। हैं, कौन है? और उस आवाज़ के मालिक की एक ही झलक मदन का खून जमा देने के लिए काफ़ी थी। उसके सामने जो कुछ भी खड़ा था उसको शब्दों में बयान करना संभव नहीं था।
किसी का खून पिए मुद्दत हो गई, इसीलिए मुझे गार्ड का कानून तोड़कर यहाँ आना पड़ा। आगे मदन सुन नहीं सका। अजीब प्राणी से मिलने का उसका सारा जोश ठंडा हो चुका था। वह पलटा और भागा, लेकिन धुंध के कारण वह ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। नहीं, खौफनाक कदमों की आहटें धीरे धीरे असहाय मदन के पास आकर रुक गई। नुकीले पंजे मदन की गर्दन में गड़ने लगे और गरम गरम सांसें उसके मुंह से टकराने लगी। धीरे धीरे उस पर बेहोशी छाने लगी। मौत के कदमों की आहट पास आती जा रही थी कि तभी एक मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट ने उसका ध्यान भंग कर दिया। गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, कोई आ रहा है। खैर, आने दो, मैं उसे भी निपट लूँगा। वह अपने बेहोश शिकार को छोड़कर पलटा और तभी तेज रोशनी में उसका पूरा शरीर नहा गया। परंतु भेड़िया मानो यह नहीं जानता था कि इस वक्त शहर में एक ही व्यक्ति मोटरसाइकिल पर निकलता है और वो है सुपर कमांडर ध्रुव हैं। मानो जैसा भेड़िया या भेड़िया जैसा मानो। ध्रुव ने पल भर में निर्णय लिया और मोटरसाइकिल की स्पीड 80 पर पहुंचा गई। इतनी तेज गति से मोटरसाइकिल से टकराने का परिणाम हमेशा ही घातक सिद्ध होता है। आई गड़ 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 गड़, हवा में उड़ता हुआ भेड़िया मानो का शरीर पीछे दीवार से जा भिड़ा, परंतु उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आश्चर्यजनक। ध्रुव समझ गया कि उसका सामना किसी असामान्य प्राणी से है। गर और वो सामने से लपकते भेड़िया मानो से बचने के लिए तेजी से एक तरफ हटा, लेकिन भेड़िया मानो ध्रुव की आशा से अधिक फुर्तीला निकला। धड़ाक। मैं ताकत में इसे नहीं जीत सकता। भेड़िया मानो ध्रुव की तरफ बढ़ा। अगले ही पल ध्रुव का बदन रबर की गुड्डे की तरह मुड़ा। गर इसीलिए अकल से काम लेना पड़ेगा। और भेड़िया मानो का शरीर हवा में तेजी से ऊपर उठा। ऊपर हाई वोल्टेज के बिजली के नंगे तारों से उसका शरीर टकराया। वह वापस जमीन पर आ गिरा। उसकी खून पीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। वह उठा और आश्चर्यजनक गति से एक तरफ भागा। इसका पीछा तो मैं मोटरसाइकिल से ही करवाऊंगा। ध्रुव की मोटरसाइकिल तेजी से अपने शिकार के पीछे भागी। यह तो समुद्र की तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बरकरार रही। आश्चर्यजनक, यह चीज़ आखिर है क्या? मेरा समय खत्म हो रहा है। इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना निर्दोष नागरिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। ख्याल में डूबे ध्रुव की गाड़ी तेजी से मोड़ पर मुड़ी और चोट करारी थी। ध्रुव तुरंत बेहोश हो गया। आवाज़ सुनकर आगे भाग रहा भेड़िया मानो पलटा आप, और उसकी आवाज़ उसके गले में ही घुट कर रह गई, क्योंकि उसके सामने साक्षात मौत खड़ी थी। हाँ कमीने, इसने हमारे कानून को तोड़ा है। जगुआर, तुम इसकी गर्दन तोड़ दो। एक शिकंजा भेड़िया मानो की गर्दन पर कसा। एक झटका लगा, कड़ाक, और वो हमेशा के लिए शांत हो गया। एक आकृति ने झुककर लाश के बाएं हाथ से एक पट्टा खोला और भेड़िया मानो धीरे धीरे सिर्फ मानो रह गया। यह दोनों भयानक आकृति समुद्र की तरफ बढ़ चली। अगली सुबह और डैडी फिर मैं बेहोश हो गया। भेड़िया जैसा प्राणी, मोटरसाइकिल की टक्कर झेल सकने वाला, दौड़ने की आश्चर्यजनक गति, हाई वोल्ट बिजली का भी असर नहीं।
पर मुझको तुम पर पूरा यकीन है। मैं तुमको सही व्यक्ति से मिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। ध्रुव का ख्याल सही था। गवाह गवाह था लक्षद्वीप का एक छोटा सा द्वीप, जहाँ पर नरसिंह की जय, सेवकों जानू खान की गलती का मुआवजा उसे मिल चुका है। अभी वह वक्त नहीं आया कि दुनिया को हमारे अस्तित्व का पता चले। अभी हमको ताकत इकट्ठा करनी है, हथियार इकट्ठे करने हैं, ताकि हम इस द्वीप से पहले इस देश पर, महाद्वीप द्वीप पर और फिर दुनिया पर राज कर सकें। और इसके नेक काम में जो भी हमारी राह में आएगा उसे चकनाचूर कर दिया जाएगा। लेकिन ध्रुव तो अपनी अभियान आरंभ कर दिया था। यहीं पर मेरी मोटरसाइकिल गिरी थी और ये रहे पंजों के निशान। यानी मैंने कोई सपना नहीं देखा। लेकिन यह क्या, शेर के पंजे के निशान और भेड़िए के निशान गायब। दो जोड़ी निशान और भी हैं। तो क्या भेड़िया शेर बन गया? ओह, मैं भी कैसी पागल जैसी बातें सोच रहा हूँ। परंतु कुछ भी हो, एक बात तो साफ है कि यह दोनों जोड़ी निशान समुद्र की तरफ जा रहे हैं। ध्रुव तट पर पहुंचा और उस सबसे पहले जिस चीज पर उसकी नज़र पड़ी वह थी समुद्र के खारे पानी में डूबती उभरती एक लाश। परंतु लाश को बाहर खींच लाया। परंतु एक और आश्चर्य इसका इंतजार कर रहा था। अरे, इसके बदन पर तो वही पोशाक है जो भेड़िया मानव के शरीर पे थे। यानी नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने लाश को पलटा और उसकी शंकाएं और बढ़ गई। इसकी पीठ पर जलने के 3 निशान हैं, जैसे बिजली के तार से जला हो। परेशान ध्रुव ने पास के बूथ से पुलिस को फ़ोन किया और घर की तरफ रवाना हो गया। आज उसकी कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। कड़ी मानसिक और शारीरिक परीक्षण के बाद कड़ाकड़ तीनों कैडेट अपनी परीक्षाओं में खरे उतरे। कमांडो पीटर, रेनू और करीम, तुम तीनों भी अपनी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। मेरी तरफ से बधाई। तुम तीनों को 1 महीने की छुट्टी दी जाती है और आज से ठीक 1 महीने बाद तुम लोग यहीं आकर मुझसे रिपोर्ट करोगे। डिसमिस। धन्यवाद कैप्टन। शाम घिरने लगी थी। ध्रुव ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो अपने दिमाग में उमड़ते प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए गिड़गिड़ाए सीधा उसी स्थान पर पहुंचा जहां से उसने सुबह वह रहस्यमय लाश बरामद की थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। इस तरह आश्चर्यजनक प्राणी शहर में पहले कभी नहीं देखे गए। वे अवश्य ही समुद्र की तरफ से आए होंगे। इस तट से सबसे पास का द्वीप भी 500 मीटर दूर पे है। वे नाव से नहीं आ सकता। बड़े जहाज से आने का खतरा वे नहीं उठा सकते। अब सिर्फ वो एक ही चीज़ बचती है, मोटर बोट। जानवरनुमा प्राणी अवश्य ही किसी मोटर बोट से आया होगा। शक्तिशाली और बड़ी मोटर बोट। तभी ध्रुव का ध्यान किनारे की तरफ आती एक नाव ने भंग कर दी। यह कौन आ रहा है? शायद कुछ मछुआरे मछली पकड़ कर लौट रहे हैं। ध्रुव का ख्याल सही था। वह शायद इनसे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। उसको ज़्यादा पूछताछ नहीं करनी पड़ी। हाँ साहब, कल रात लगभग 2 बजे एक मोटर बोट को हमने दक्षिण पश्चिम दिशा में जाते देखा था। पर साहब, कोई जानवर सा आदमी हमने कभी नहीं देखा। ध्रुव इतने से ही पूर्ण संतुष्ट था। चलो, मेरा एक ख्याल तो सही साबित हुआ। यानी हत्या के वक्त के आसपास ही यहाँ से एक मोटर बोट समुद्र में गई, दक्षिण पश्चिम में। और फिर इस तट से दक्षिण पश्चिम दिशा में सिर्फ लक्षद्वीप समूह की एक ऐसी जगह है जहाँ तक मोटर बोट से जाना संभव है। और उनमें सिर्फ एक ही द्वीप ऐसा है जिस पर घने जंगल है
और आबादी के बराबर हैं। यह द्वीप नागू उन प्राणियों के छिपने का सबसे उपयुक्त और संभावित स्थान हो सकता है। तुम तो जानते हो कि यह सारे द्वीप हमारे देश का ही एक अभिन्न अंग है, और अगर तुम्हारा शक सही है तो हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है। गवर्नर: हाँ श्रीमान, इस खतरनाक प्राणी का गर्दन तोड़कर मार डालने वाले भी उसी प्रकार के प्राणी होने चाहिए। यानी हमारा सामना एक ऐसे खतरनाक संगठन से है। देखो ध्रुव, बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारी बातों का पूरा यकीन है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह यह वेपर की बात लगेगी। वेपर की बात लग सकती है। इसीलिए रक्षा मंत्रालय को यह मामला देने से पहले मुझे कुछ ठोस सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, और उसके लिए मेरे पास तुमसे बेहतर आदमी और कोई नहीं हो सकता है। धन्यवाद श्रीमान, यह केस मैं अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हूँ। और ध्रुव जब कमरे से बाहर निकला तो उसका चेहरा दृढ़ निश्चय से चमक रहा था, यह जानते हुए भी कि उसे ऐसा ही छानबीन की कीमत उसकी मौत भी हो सकती है। और फिर अगले दिन लक्षद्वीप में हेलीकॉप्टर, इस घने जंगल पर उड़ना ईंधन की बर्बादी है ध्रुव। नागू द्वीप के जंगल में इंसान तो क्या, जानवर भी रहने से घबराते हैं। तो फिर हमारी मंजिल सर्तिया यहीं पर होगी मिस्टर भंडारी। ध्रुव गलत नहीं था, उसकी मंजिल यहीं पर थी। नरसिंह स्वामी, हेलीकॉप्टर पर जंगल पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। क्या वह जरूर हमारी टोह लेने आया होगा? यह सब जानू खान की गलती का नतीजा है। खैर तुम जाओ, मैं देख लूँगा। और शाम को जब ध्रुव जंगलों का हवाई सर्वेक्षण करके लौटा तो एक नई मुसीबत का इंतजार करते पाया। आपको एसपी साहब ने तुरंत हेडक्वार्टर बुलाया है, पुलिस हेडक्वार्टर में। यह केंद्र शासित प्रदेश है बच्चे। मुझे जब तक केंद्र सरकार का सीधा आदेश नहीं मिलता, मैं किसी छानबीन की अनुमति नहीं दूंगा, समझे? हमारा विभाग वैसे भी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है। परिकथाओं की छानबीन के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। नाउ गेट आउट। निराश ध्रुव बाहर निकला। यानी अब मुझे एसपी साहब को संतुष्ट करने के लिए ठोस सबूत जुटाने पड़ेंगे, और यह काम मुझको अकेले ही करने पड़ेंगे, एकदम अकेले। अरे ध्रुव, यहाँ पर टैक्सी। उस मोटरसाइकिल का पीछा करो। लगभग 15 मिनट बाद तो यह पर रुका है ध्रुव। ध्रुव सपने में भी नहीं सोच सकता था कि लक्षद्वीप में भी कोई ऐसा उसे कोई पहचानता है। अगला पूरा दिन ध्रुव ने अपने जंगलों के नक्शे के गहन अध्ययन में बिताए, और फिर शाम को जब वह उठा तो पूरे जंगल का नक्शा उसके दिमाग में छप चुका था। वह फिर से जंगल की तरफ बढ़ चला। टैक्सी, उस मोटरसाइकिल का पीछे चलो। आइए जल्दी बैठिए। आधे घंटे बाद ध्रुव घने और बीहड़ जंगलों के छोर पर खड़ा था। पूरा जंगल एक भयावह खामोशी धारण किए हुए था। एक पत्ता तक नहीं खड़खड़ा रहा था। लेकिन ध्रुव ऐसे भी भयानक रास्ते के बीच में पल कर बड़ा हुआ था, और शहरों से भीड़ और खतरों से भिड़ना उसका शौक था। हेलीकॉप्टर से मैंने इसी दिशा में लगभग 2 किलोमीटर अंदर तक जानवर नुमा इंसान देखा था। अगर मैं भंडारी को उस वक्त यह बताता तो वह मेरी बातों को फिर हंसी में उड़ा देता। ध्रुव अपने ख्याल में उलझा था और उसका पीछा जारी था। तभी जमीन पे गिरे सूखे पत्ते खड़खड़ा रहे हैं। कोई
झुंड इधर ही आ रहा है। किसी एक जानवर के चलने से इतने पत्ते नहीं खड़खड़ा सकते। बेहतर होगा अगर मैं इनके रास्ते से हट जाऊं। पत्तों की के खड़खड़ाहट की आवाज़ क्रमशः पास आती गई और ध्रुव ने अपने पीछे नज़र ना रखने की घातक गलती कर दी। उसका बदन एक विशाल कुंडली में कस गया। उसके सीने की हड्डियां चटकने लगी, सांस रुकने लगी। ध्रुव ने नज़र उठाई, हिस ही फुस, और उसका खून सर्द हो गया। लेकिन उसने होश नहीं खोया। अगर इसका जहर मेरे बदन में प्रवेश कर गया तो संसार का कोई भी दवा मुझे नहीं बचा पाएगी। चलिए दोस्तों, ये ध्रुव की पहला भाग आदमखोरों का स्वर्ग का पहला भाग समाप्त करते हैं। दूसरे भाग में मिलते हैं जल्द ही। चलिए, धन्यवाद।